आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? आप बता रहे थे आप कथक भी सीखते हैं, थिएटर भी करते हैं, आप संगीतकार भी हैं। जब मेरी माताजी को लगा कि ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि तुम इसी लाइन में आगे बढ़ो। तब जैसा मैंने कहा कि मुझे माँ बहुत अच्छी मिली, तो जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। क्या उस टाइम पे आपके दोस्त आपके बारे में ये नहीं सोचते थे कि यार ये तो भाई नचनिया है, या तो भाई ये लड़का होके नाच कर रहा है? ये जो शब्द है नचनिया, ये तो वैसा शब्द है कि वो प्राय सुनना भी पड़ता था, लोगों को लोग कहते भी थे। जब आप डांस करते होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह करते हैं। लोग पास आउट करते थे। आज भी लोगों के दिमाग इतना सही नहीं है। जो आम पब्लिक होती है उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना कि भाई मेरा लड़का है, वो घुघरू पहन के डांस करेगा तो उसको समाज क्या बोलेगा। मेरे मदर जहाँ जॉब करती थी, वहाँ किसी ने मेरी मदर के सामने ये कहा था कि देखो मम्मी तो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, हमको लगता नहीं कि इनका लड़का चपरासी भी बन पाएगा। ये बात मेरी मदर ने मुझे एक बार गुस्से में कही थी। तो मुझसे कोई पूछता है आपके परिवार में कितने लोग, तो मैं कहता हूँ कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, हरसिद्धि मेरी माँ है, नगरकोट की रानी और गढ़कालिका मेरी मौसी है, से मंगलनाथ मेरे काका है। आपके लिए सबसे यादगार अभी तक का संचालन जो आप हमेशा याद रहेगा आपके जीवन भर? उज्जैन में मैंने माननीय अनिल फिरोजिया जी का जन्मदिन था और समय के तत्कालिक जो है मुख्यमंत्री शिवराज जी आए थे। मुझसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मैं आपका डायस यूज कर सकता हूँ। अरे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मामा आप थे। तो फिर जब वो जाने लगे तो मैंने उनको कहा आई लव यू मामा जी। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमने आपकी आवाज भी महाकाल की सवारी में सुनी है। जो आज आप कह रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड में जो आवाज आती है महाकाल महाराज की जय, क्या आवाज आती है बताइए आप? बोले महाकाल महाराज की जय, बोलिए दाता अवंतिका नाथ की। तो लोग इंतजार करते हैं सुनने के लिए दत्त अखाड़ा साइड के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ जो चेहरा आया है, हम उन्हें क्या कह के पुकारे इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। लोग उन्हें कलाकार कहते हैं, लोग उन्हें एक डांसर भी कहते हैं, लोग उन्हें जो कहते हैं कि उन्होंने कहीं मंचों पे जाके अच्छे अच्छे बड़े मंच को संबोधित किया है, लोग उन्हें अपने गुरुजी भी मानते हैं, लोग उन्हें भैया बोलते हैं, लोग उन्हें शिक्षक बोलते हैं। हमें आज तक समझ में ही नहीं आया कि ये जो फेस है, ये जो चेहरा है, ये क्या है। तो आइए हम खुद उनसे ही पूछ लेते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है इस पॉडकास्ट में हमारे आदरणीय भाई साहब सुदर्शन जी, अयाचित जी। तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसी एक छोटी सी शख्सियत को आपने अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ये जो पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, इस पर आपने मुझे बुलाया। आपने जैसा कहा कि लोग मुझे बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, लोगों का अपना एक मत है, जिसने जिस तरीके से देखा है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है कि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मैं भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्तित्व ने मुझे उस नज़रिए से देखा। मैं सन 94 में जब मैंने सबसे पहले थिएटर ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे जब मैं थिएटर लाइन में आगे बढ़ता गया और छोटे छोटे शिविरों के माध्यम से मैंने सीखना शुरू किया, तो थिएटर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं अपनी माताजी स्वर्गीय रत्नप्रभा अयाचित जी को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। मैं हमेशा अपने शिष्यों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको माता पिता अच्छे मिलना चाहिए, फिर वो गुरु का चयन अच्छा करें। तो मुझे माता पिता, मेरी माँ बहुत अच्छी मिली और उन्होंने दोनों रोल निभाए। वो मम्मी भी बहुत अच्छी थी और वो पिता भी बहुत अच्छी थी। तो दोनों रोल निभाने के साथ में उन्होंने जो कष्ट अपने जीवन में सहन करे, उन्होंने जो परेशानियाँ देखी, ये मैंने लोगों के मुँह से सुना है। और जो भी व्यक्ति मुझे मिलता था जब मैं छोटा था, जब मैं अपनी माताजी के साथ जाया करता था, तो हर व्यक्ति मुझे यही कहता था कि बड़े होकर के अपनी मम्मी को बहुत सुख दीजिएगा, इन्होंने बहुत कष्ट देखा है। और ये कहा जा सकता है कि मेरी माताजी की शुरू से जो एक इच्छा रही कि अच्छे विद्यालय में इसका पठन पाठन हो, अच्छी चीज़ें ये सीखे, इसके मन में है वो जो करे वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों को झेलती हुई आगे आई थी और एक अकेली महिला ने मुझे इतना बड़ा किया और संस्कार दिए, वो बीजांकुरण किया उन संस्कारों का, जो आज एक आपके सामने मैं जो कुछ भी हूँ बैठा हूँ, वो गुरुओं के और माता पिता के आशीर्वाद है। फिर ये एक बहुत बड़ा समय मैंने देखा जब मैंने रजा मुराद साहब हैं और रीता बादुड़ी जी हैं और भी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। मेरे थिएटर के गुरु कुमार किशन जो हैं, कुमार शिवम सर तो मुंबई में जो सागर आर्ट्स है उसमें रहे हैं और कुमार किशन सर यहाँ थे। और हमारे दादा गुरु थे धीरेन्द्र
कुमार धीरेन्द्र परमार जी, जो कि पहले NSGN थे मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अनुपम खेर साहब के साथ, विसुद्दीन शाह साहब और कई बड़े कलाकारों के साथ में काम किया। तो मुझे उनका सबका सानिध्य मिला। सर का सानिध्य तो नहीं मिल पाया क्योंकि सर हमारे बीच से चले गए थे। उन्होंने यहाँ एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू की थी, जो रामलीला की परंपरा है, जो क्षीर सागर पर हुआ करती थी। मोनी बाबा रामलीला करवाया करते थे, तो उस परंपरा को उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे फिर मेरा रुझान संगीत की प्रति भी रहा। मेरी संगीत की जो गुरु रही डॉक्टर अर्चना धीरेन्द्र सर की वाइफ, और मेरे एक गुरु रहे पंडित अजय मेहता जी। और उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे जब वहाँ पहुँचा, तो मुझे अपनी साइकिल पर बिठाने का जो श्रेय है वो प्रकाश देशमुख जी को मैं देता हूँ, क्योंकि वो RTO में उस समय काम किया करते थे। और मेरी माता जी ने कहा कि प्रकाश, ये सुदर्शन है मेरा बेटा, और इसको दीदी बोलते थे, मैं उनको बाई चांस में मामा ही बोलता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी, इसको आप यहाँ शिविर भेजिए, सीखना चाहता है। तो मैं अपनी लिंक की शुरुआत, जिसका कहते हैं स्विच ऑन हुआ जब, तो मैं देना चाहता हूँ प्रकाश देशमुख जी को। तो मैं एक उस समय बहुत अच्छा नाटककार हो गया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ड्रामा किए। नुपुर मुंशी जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, भोपाल से यहाँ आई, और हमने फिर उस समय अशोक वक्त जी के लिखे हुए नाटक स्वतंत्रता की वासंतिका में मुझे सबसे बड़ा रोल मिला। फिर यहाँ एक फिल्म बनी थी बख्श वासुदेवम, उसमें मैंने रोल किया। और उसके बाद में फिर कई छोटी छोटी फिल्मों में छोटी छोटी ड्रामास को करते हुए नुक्कड़ मैंने बहुत किए, जगह जगह जा के नुक्कड़ किए। और पानी बचाने को लेकर के, स्वास्थ्य से संबंधित उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के काम होते थे। तो प्रकाश मामा हैं, संजय पाठक जी हमारे साथ हुआ करते थे, और मेरे भूषण जैन जी भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर मुझे वहीं पर नृत्य का भी एक स्ट्रीम था। तो मेरी सबसे पहली गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन, जो कि अब तो NRI हैं, और वर्तमान में आदिम जाति कल्याण विभाग के जो विद्यालय है वहाँ पर एज ए निदेशिका भी हैं, वहाँ की प्रिंसिपल भी हैं अभी। और उन्होंने मुझे धीरे धीरे लोक नृत्य और कथक की बारीकियाँ सिखाई। फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत तबला भी ट्राई किया कि मैं तबला सीख लूँ। कोशिश की कि मैं तबला सीखूँ, तो पर मेरा मन उधर नहीं लगा। थिएटर और डांस मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर क्योंकि मेरी माता जी ने कहा कि अगर तुम्हें ये करना है तो फिर इसमें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई की, इसी में आगे पढ़ता रहा, और मुझे गुरु मिल गए। आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? आप बता रहे थे आप कथक भी सीखते हैं, थिएटर भी करते हैं, आप संगीतकार भी हैं, आप तबला वगैरह बजाते हैं, तो आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं तबला नहीं बजाता बहुत, ये क्योंकि क्या है, ये लोग ऐसा कहने लग जाएंगे कि तबला बजाना है। मैं तबला नहीं बजाता। मैंने सीखने की कोशिश की जी। और मैंने अपने करियर को, जब मेरी माताजी को लगा कि ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि तुम इसी लाइन में आगे बढ़ो। मतलब जैसा मैंने कहा कि मुझे माँ बहुत अच्छी मिली, तो जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बहुत आगे मुझे कहा। तो फिर मुझे बहुत अच्छे गुरु, जयपुर घराने के प्रतिनिधि नृत्य कलाकार, और मैं बहुत ज़िंदगी मेरी उनको समर्पित है। आज जो कुछ भी मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के डॉक्टर हरिहरेश्वर पोद्दार जी का आशीर्वाद मुझे मिला, जो आज तक मेरे साथ है। और उन्होंने मुझे फिर कथक नृत्य की और बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुति करना और बड़े मंचों को सिखाना कैसे। बेसिकली आप बहुत अच्छे परफॉर्मर तो बन जाते हैं, बट यू आर नॉट अ वेरी गुड, कह सकते हैं, कोरियोग्राफर आप कैसे बन पाएंगे, आप कैसे 100 लोगों को सिखा पाएंगे। तो स्कूलों में मुझे गाइडेंस के लिए भेजना एज ए ट्रेनर के रूप में। और हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई कि आपको अगर बेसिकली किसी भी फील्ड में आपको जाना है, आपको उसकी बारीकियां समझना पड़ेगी। तो वहाँ से फिर मेरा की शुरुआत हो गई मेरी। फिर मैंने प्रयाग संगीत विद्यालय से BA किया, फिर मैंने मीरपुरी संगीत विद्यालय से किया, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्कूलों में मैंने ज्वाइन किया। और मैं फिर जो एक बात कही आपने कि यहाँ ये वाला पोर्शन खत्म हो गया कि यहाँ मुझे लोग एज ए आर्टिस्ट लोग मुझे जानने लगे कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट। ठीक है, तो आपके लिए सब चीज़ों को बैलेंस करना कितना टफ रहा? बैलेंस करना टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि एक सामान्य परिवार का अगर लड़का है, और वो पहली बात तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि लड़का जी, और फिर डांस जी,
तो यहाँ क्रॉस कनेक्शन होता है कि लड़का है या फिर वो डांस कर रहा है, और बाय चांस आजकल की जनरेशन जो है वो बड़े अलग नज़रिए से देखती है। तो हमने जब शुरू किया होगा तो उस समय तो और भी परेशानियां आती होंगी, तो लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखते थे, या लोग बोलते थे कि डांस करते हो, डांस करने की चीज़ थी, अरे कुछ दूसरी चीज़ सीखना चाहिए, डांस क्या सीखते हो। पर इतनी सारी लड़कियां होती थी और हम एक अकेले लड़के खड़े होकर डांस कर रहे हैं, और फिर थोड़े दिन बाद हमने घुंघरू बांध लिए पैर में, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा है, लड़के घुंघरू बांध के कथक कर रहे हो, अरे घुंघरू बांध के डांस कर रहे हो। फिर हम जब मंचों में परफॉर्म करने लगे तो भी कहीं ना कहीं से मन एक वो रहता था कि अरे क्या लोग के, पर ये सब चीजें मैंने खत्म कर दी बिल्कुल, कि क्या सुनना एक जैसा। आपने सुना होगा कि जब घोड़ा सीधे चलता है तो उसको ऐसी पट्टी बांध दी जाती है तो वो सीधे ही देखता है ना। तो मुझे गुरुओं के आशीर्वाद का एक बहुत बड़ा वो था कि मैं बिल्कुल सीधा देख के काम कर रहा था, और सीधा देखते हुए मुझे मैंने जो है अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान दिया, और बड़े बड़े मंचों पे जब प्रस्तुति करने लगा, जब नाम हो गया, जब फेम बन गया, तो फिर लोगों ने जो है अपनी थोड़ी सी विचारधारा बदली, और मैं मतलब एज ए डांसर में लॉन्चिंग हो गया कि अब मैं डांस करता हूँ, सुदर्शन आयचित डांस करें। सबसे पहला परफॉर्मेंस मैंने अपने मतलब जीवन का महाकालेश्वर मंदिर के उमा सांझी फेस्टिवल जो होता है, जो अभी श्राद्धों में होता है, उसमें किया था। महाकाल प्रवचन हॉल था। तब मुझे याद है कि मेरे गुरुजी ने मुझे प्रसन्न होकर के 50 रुपए का पुरस्कार दिया था, और उस 50 रुपए के पुरस्कार में मैंने, आपको उस समय शायद याद होगा 20 रुपये लीटर या 30 रुपये लीटर उस समय पेट्रोल हुआ करता था, तो मैंने पेट्रोल लिया भरवा करके 20 रुपये का, और 30 रुपये की पार्टी दी थी अपने दोस्तों को कि ये मेरा कमाया हुआ पैसा है। तो ठीक उस समय मालूम पड़ गया था कि पैसा क्या होता है। जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त भी आपके साथ थे, क्या उस टाइम पे आपके दोस्त आपके बारे में ये नहीं सोचते थे कि यार ये तो भाई नचनिया है, या तो भाई ये लड़का होके नाच कर रहा है, इसमें इनका वैसा कुछ विचार नहीं था? नहीं, ये आपका जो कहना है, ये जो शब्द है नचनिया, ये तो वैसा शब्द है कि वो प्राय सुनना भी पड़ता था, लोगों को लोग कहते भी थे, बहुत सारे लोग टॉन्ट करते थे, बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि अरे लड़कियों जैसा बिहेव करने लग जाएगा, कि शादी नहीं होगी, कोई लड़का तो कोई लड़की नहीं देगा इसको। और फिर लोगों को ऐसा लगता था कि अरे ये क्या है, तो डांसर है, डांसर मतलब ये कोई डांस का कोई काम होता है क्या, डांस में नौकरी वोकरी लग जाएगी क्या? तो ऐसा नहीं है। जो दोस्त मेरे साथ थे जस्ट लाइक अ मोटिवेटर थे मेरे, जो मेरे दोस्त थे, और उनको ये अच्छा लगता था कि जब मैं किसी बड़े स्टेज पर जा रहा हूँ या मैं किसी बड़े मंच पर परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं उनको इनवाइट करता था कि तुम लोग आओ देखने के लिए, तो उनको अच्छा लगता था कि हमारा दोस्त इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। बीच में कहीं मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मुझे ये फील्ड चेंज करना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और आज उज्जैन में तो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, और मेरे बाद में बहुत सारे लोग निकल के आ गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 18 साल की उम्र से मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। अच्छा, ये तो आपके दोस्त थे जो आपको बोल नहीं सकते थे, आपके सपोर्ट में थे, पर जो आम लोग होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना कि भाई मेरा लड़का है, वो घुघरू पहन के डांस करेगा तो उसको समाज क्या बोलेगा, उसको पब्लिक क्या बोलेगी, उसको स्कूल में अगर कोई स्कूल जा रहा है 18 साल का लड़का, तो कहीं ना कहीं उसके स्कूल वाले टीचर्स हो गए या फिर स्कूल वाले जो दोस्त हो, उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ भी सुनने को मिलता है। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। मेरे मदर जहाँ जॉब करती थी सेंटेक्स विभाग में, जो आजकल हम जीएसटी विभाग जिसको कहते हैं, वाणिज्य करते हैं, वहाँ किसी ने मेरी मदर के सामने ये कहा था कि देखो मम्मी तो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, हमको लगता नहीं कि इनका लड़का चपरासी भी बन पाएगा, ऐसा कहा था मेरी मम्मी के सामने। तो ये बात मेरी मदर ने मुझे एक बार गुस्से में कही थी, जब वो चाहती थी, या मैं शायद उनकी जो बात थी कि वो जो चाह रही है कि मैं पढ़ाई और जा आगे अपनी अच्छी कंटिन्यू करूँ, कोई अच्छा बन के दिखाऊँ। तो जो जन सामान्य की बातें थी, वो इधर आ बोले, इधर आ, बोले इधर आ, बोले चलो डांस करके दिखा, तू तो डांस करता है ना। तो वो कहीं ऐसा लगता था, फिर कोई भी बुलाता था तो डर लगता था कि अरे ये बंदा डांस करने को बोलेगा मुझे, या मुझे बोलेगा कि अच्छा ऐसे एक्टिंग करके दिखा, तू ऐसे लड़कियों वाला एक्टिंग करके दिखा, क्योंकि तुम तो अच्छा, लोगों की क्या मेंटालिटी है, आप
पीछे थोड़ा सा चले जाएं, ये 2025 के और पीछे जाएं, मतलब वो ये सोचते थे कि डांस करते हैं तो मतलब लहंगा पहन के ही डांस करते हैं क्या? लड़कियों के ड्रेस में डांस करते हैं, गलत। मैं इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, अब तो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो गए, पर पहले क्या था, लड़कियों का नाचना जब अच्छा नहीं मानते थे, तो हम तो जब समझदार हो गए और हमने मोबाइल भी देख लिया, हमने कैसेट वाला ज़माना देखा, हमने वीसीआर वाला ज़माना देखा, हमने सीडी भी देखी, हमने पेन ड्राइव भी देखी, और अब हम मोबाइल से चला रहे हैं और हम ब्लूटूथ पे आ गए हैं, है ना, तो हम वहां से चल रहे हैं। तो वैसे लोगों की मानसिकताएं जो है वो कम होती गई, और फिर हमारा जो डर था वो हमारे गुरु ने खत्म किया। आजकल लोग छोटी छोटी बातों का इतना मजाक उड़ा देते हैं, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे भी जब आप डांस करते होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा ही कमेंट वगैरह करते हैं। बिल्कुल, लोग पास आउट करते थे कमेंट। आज भी लोगों के दिमाग इतना सही नहीं है, लोग अपना लेवल जो है वो बना नहीं पाए जो उनके माइंड में है बेसिकली। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जन्मजात ऐसे हैं, है ना, बट दे आर नॉट अ डांसर। और जो डांसर है वो जन्मजात ऐसे नहीं। जन्मजात से मतलब क्या है? जन्मजात से मतलब ऐसे है कि वो तो थर्ड जेंडर ही पैदा हुए ना। अच्छा। वो तो जेंडर ही उनका थर्ड है, वो थर्ड जेंडर पैदा हुए तो उनको लेके चले जाते हैं, है ना, बट दे आर नॉट अ डांसर। वो जो भी उनका मतलब परिवार वालों का सोचना है, या ऐसा कहते थे कि पहले वो जब घर में बधाई लेने आते थे तो वो देखते थे कि बच्चा कैसा हुआ है, या ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो पहले ही समझ जाते थे कि ये ऐसा बच्चा है, तो उसको लेके जा, बोले आप घर में रख के क्या करोगे, इसको हमको दे दो, हम इसका पालन पोषण करेंगे, यार इसको बनाएंगे। दूसरी बात, एक रुचिकर तरीके से मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये चीज भय जो है ये दूर कौन करेगा, ये गुरु दूर करेंगे। लोगों को हम भी, हमारे गुरु जी ऐसा है, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप जब डांस का इतिहास देखेंगे तो उसमें जितने भी गुरु हुए दे ऑल आर जेंट्स। बिरजू महाराज जी कथक, है ना, कथक सिखा रहे हैं बिरजू महाराज जी, और उसके बाद में आपके केलुचरण महापात्रा जी जो कि ओडिसी करते थे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्व की सबसे पहली बोलती हुई फिल्म जब बनी राजा हरिश्चंद्र, तो उसमें जितने भी महिला पात्र थे ऑल आर जेंट्स। लड़कों को ही लड़की बना करके पात्र बनाया था उसमें। तो हम उस समय फिर वो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ कि भाई अब हमें कोई कुछ भी बोलेगा तो हमें ये नहीं सुनना है। पर अभी भी कभी कभी मन थोड़ा सा शांत नहीं रहता है, या कई बार मन सोचने में आता है कि हमने ये फील्ड चुनी है और हम इस फील्ड के लिए मतलब कभी एक बार मेरे जीवन में मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कि यार हमें नहीं करना, डांस नहीं करना चाहिए, मुझे उसमें जाना चाहिए, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाइए, जिम में जाइए। लड़के लोग जाते हैं आजकल, फिट फाट रहते हैं और मतलब बहुत फंकी लुक में रहते हैं, ऐसा होना चाहिए। कोशिश भी की पर हो नहीं पाया। जब मैं अपने बेडरूम से उठ करके पहले कमरे में आया और मैंने बहुत सारी ट्रॉफीज और ये सब देखा, तो मेरा मूड वापस चेंज हो गया कि नहीं, ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया अभी कि लड़के आजकल जिम जा रहे हैं, अच्छी बॉडी बना रहे हैं, जैसे आपका कहीं ना कहीं आपको एक बॉडी शेम भी लोगों ने किया होगा। वो तो नॉर्मली है, लोग बोलते हैं इतना मोटा हो रहा है, कैसे नाचता होगा, या मेरा वजन, मतलब मेरा वजन जो था अभी 163 था। मैं प्रयागराज गया, फिर वहाँ से मेरा वजन कम हो गया, मेरा वजन हो गया 153। और अभी रिसेंटली मैंने जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम हमारा हुआ था, श्री कृष्ण नृत्य दर्शन, जो हर साल होता है संस्कार भारती का। मैं साल में एक ही बार नृत्य करता हूँ, और उस पर फिर मैंने डांस किया। और अभी भी मैं मतलब जब मेरी इच्छा होती है तब, अच्छा, अब ईश्वर के लिए नाचता हूँ। अभी आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगा आपको कि आपका जो वजन है वो आपके जीवन में कुछ रुकावट की वजह बनी है? नहीं, ये तो मैं मानता नहीं हूँ इसको, क्योंकि बाबा महाकाल की ऐसी कृपा है, और जो लोग मुझे जानते हैं उज्जैनवासी, शायद अभी तक की ऐसी कोई सवारी नहीं होगी जिसमें मैं पैदल नहीं चलता हूँ। मैं पैदल चलता हूँ, नंगे पैर, बाबा की सवारी में पैदल। और शायद उस महादेव ने मुझे इस लायक बनाया है। लोग मुझे नंदी के नाम से जानते हैं। अच्छा। और मैं प्राय अपने साथ एक घंटी रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं उनका दास हूँ।
और यदि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मेरे शिव पे कहीं आक्षेप ना लगे। और शिव क्योंकि आदि गुरु हैं नृत्य के, कला के, तो वही हमारे गुरु हैं। आपने अभी बात करी आप घंटी रखते हैं, आप नंदी का, ऐसा इसकी भी कुछ कहानी होगी आपकी इस जीवन में? वो ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बता, आप उसको अदरवाइज मत दीजिएगा। जी जी हमारे वर्तमान जो भी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी एक परिकल्पना साकार की उन्होंने कि वे शिव तो उन्होंने एक नाटक तैयार किया जिसका जो है जो परिकल्पना माननीय मोहन यादव जी की थी, और उसको प्लिंथ पर लेकर के आए थे श्री कपिल यादव जी, और उसका निर्देशन किया था श्री जगरूप सिंह चौहान जी ने, नृत्य निर्देशन किया था डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी जी ने। और जब ये नाटक लिख रहे थे और इस नाटक की रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो लाइट एंड साउंड ड्रामा था, तो ऐसा कहते हैं कपिल जी को शायद स्वप्न आया था कि भगवान शिव ऐसा चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई नाटिका तैयार हो, तो महाकाल गाथा एक उन्होंने नाटक प्लिंथ में लेकर के आए। ये बात उन्होंने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई, और उन्होंने उस समय चूंकि वो यहाँ अपने पर्यटन विकास निगम के सम्मानित अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि वो एक कला प्रेमी भी हैं और सदैव उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य जैसे बड़े नाट्य को यहाँ 300 कलाकारों के साथ में प्रदर्शित करवाया जब वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ शुरू की। तो उसी तारतम्य में उन्होंने महाकाल गाथा के लिए यहाँ कहा, और बुरेश्वर की जो यात्रा उन्होंने प्रारंभ की उसी समय की बात है। तो शास्त्री नगर जो क्षेत्र है हमारा, उस समय वहाँ पर इस नाटक की शुरुआत हुई। तो जब इस नाटक को लिखा गया तो उसमें एक रोल पहले से फिक्स था कि नंदी का रोल अगर किसी से करवाना है तो वो सुदर्शन से करवाना है। तो वो नंदी के जो डायलॉग हैं वो भूषण जैन जी ने बोले, और भूषण जैन जी ने बोलने के पहले पूछा कि कौन कर रहा है ये, बोले सुदर्शन कर रहा है। तो उन्होंने उस तरीके से बड़ा मस्ती के साथ उसको डायलॉग को बोला, और फिर हमारे ड्रामास कई जगह हुए, इंदौर में कैलाश जी ने, और देव से महादेव जो उनकी एक संस्था है आकाश जी की, उन्होंने वहाँ पे करवाया। तो वहाँ से मुझे एक टैगलाइन मिल गई। जैसे महाकाल महाराज का आपने नाम लिया है, तो हमने आपकी आवाज़ भी महाकाल की सवारी में सुनी है, आपका क्या रोल रहा है सवारी में? महाकाल की सवारी में मेरा रोल ये रहा कि सबसे पहले मैं जब क्लास 3rd या 4th में था, तब मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे, एक ऋषि भार्गव और एक मेरा दोस्त था। हम 3 लोग थे हम स्कूल में। मुझे प्यार से लोग चीकू कहते हैं, ये आज मैं पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, बचपन का नाम है। ऋषि को मोनू कहते थे, और एक मेरा और दोस्त था। तो हम 3 दोस्त थे और तीनों एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते थे। तो मैं उनसे बोलता था कि सोमवार को तुम लोग बड़े गायब रहते हो, सोमवार को कहाँ जाते हो? तो बोले हम लोग महाकाल जाते हैं। तो अर्जुन, ऋषि और सुदर्शन हमारी जोड़ी थी। अगर अर्जुन का पेट दुख रहा है तो उसको लेने के लिए आइए, तो ऋषि और सुदर्शन भी साथ में जाएंगे, और मम्मी मुझे लेने आती थी तो वो दोनों भी साथ में जाते थे। तो हमने बड़ा एक अच्छा समय बिताया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्योंकि महाजी सिंधिया स्कूल में हुई, और उसके बाद में फिर मुझे प्रमोट किया गया, मैं खालसा स्कूल में पढ़ा। तो खालसा स्कूल में हम लोग सब साथ में रहते थे, और तो ये मुझे ले जाते थे, तो हम बंक मार के और सवारी में जाते थे। उस समय मुझे याद है कि सीपी अरोड़ा साहब, चंद्र प्रकाश अरोड़ा जी हमारे उज्जैन के कलेक्टर हुआ करते थे, और नंगे पैर वो सवारी में जाया करते थे। तो महाकाल भक्त मंडल जो आज भी काफी नाम है उसका, और महाकाल इंटरनेशनल चौराहे के रूप में अब लोग उसको जानते हैं वहाँ के लोग। और जो ऋषभ बाबू यादव जो उसके वो हैं मतलब संयोजक कह लें, उनके जो पापा हैं वो उस मंडल के प्रमुख संचालक थे। हम भीड़ में भजन गाते हुए, मस्ती करते हुए जाया करते थे, धक्के भी खा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे बाबा ने खुद ने ऐसी जगह बनाई, और फिर मैं जो आज आप कह रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड में जो आवाज़ आती है महाकाल महाराज की जय, क्या आवाज़ आती है बताइए आप? महाकाल महाराज की जय, बोलिए दाता अवंतिका नाथ की। तो लोग इंतजार करते हैं सुनने के लिए दत्ता खाड़ा साइड के नमस्कार, अब आप सभी लोग बाबा महाकाल की सवारी का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में राजाधिराज महाकाल अपनी रजत पालकी में बैठकर मन महेश के स्वरूप में आप सभी को दर्शन देने आ रहे हैं। पर बाबा आपको तभी दर्शन देंगे जब आप सभी हाथ ऊंचे करके मेरे साथ कहेंगे महाकाल महाराज। दोनों तरफ की जो आवाज है उसका एक बड़ा आनंद आता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरी टैगलाइन रहती है कि हम
बाबा को देखें वो जरूरी नहीं है, बाबा पालकी में से हमको देखे ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर के दर्शन कीजिए। टैगलाइन बहुत चली थी। आपकी जो आवाज़ इतनी फेमस हुई है, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से, आपने कैसे, आपने, मैंने सुना है कि आपने मंच को भी बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए, मुझे किसी ने मुझे कहा था कि टॉन्ट करते हुए कि एक तो तुम्हारा शरीर बहुत भारी है और भगवान ने तुमको कलर भी नहीं दिया, इतने सुंदर भी नहीं हो तुम, तो तुम नाच छोड़ दो, नृत्य छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं नृत्य छोड़ दूंगा। बोले कुछ ऐसा करो जो तुम्हें सूट करे, पर नृत्य मत करो। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपको कोई कह दे। मैंने सोचा, बहुत सोचा। कौन थे वो वैसे? वो तो छोड़िए, तो बात अलग है। बहुत सारे लोग हो गए, ऐसा कंट्रोवर्सी वाली बात है। पर वो आज की तारीख में बहुत बड़े लेवल पे है और उन्होंने मुझे कहा था। और क्योंकि मैंने सुना बहुत लोगों को, मैं इस फील्ड में, इस वाचिक परंपरा की जो मेरी संचालन करने की फील्ड में, मैं डॉक्टर पद्मजा रघुवंशी हुई, दिनेश दिग्गज जी हुए, शैलेंद्र पराशर जी हैं, शैलेंद्र कुमार शर्मा हैं जो कुलानुशासक भी हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के। और इसके बाद में आपके शिव चौरसिया जी, डॉक्टर शिव चौरसिया जी, स्वर्गीय अशोक वक्त जी, और साथ ही शैलेंद्र व्यास, स्वामी मुस्कुरा के, जिनको लोग जानते हैं। और उन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा भीड़ में खड़े होकर सुना है कि संचालन कैसे करते हैं माइक। मुझे सबसे पहले उज्जैनी के रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र चावड़ा जी ने अपने कार्यक्रम में मंच प्रदान किया कि तुम कोशिश करो। जितेंद्र टटवाल करके एक हमारे उज्जैन के कलाकार हैं, उन्होंने भी अपना मंच मुझे कहा कि आपको संचालन करना। मैं कभी करता नहीं, मुझे एक बार करके देखो आप। मैंने किया, मुझे अच्छा लगा। फिर वो एक अभी तक आपने कितने मंचों को जो है संचालित किया होगा? ऐसे उंगलियों पर नहीं बता पाऊंगा, फिर भी असंख्य हैं। पर कुछ मेरे जीवन के बहुत अच्छे मंच रहे, जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनके कार्यक्रमों का संचालन किया। कुछ माननीय जो अभी है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके मंचों का संचालन किया। मुझे आदरणीय सांसद जी ने काफ़ी मोटिवेट किया। तो मुझे मोटिवेट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस धरती को, अवंतिका को। आप जब भी संचालित करते हैं स्टेज को, तो वहाँ पे बहुत राजनेताएं सब बैठते हैं, डर रहता है कि नहीं रहता है स्टेज का? थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ा सा डर खत्म हो गया है। जब मैं नया था तो मुझे सिखाने के लिए मंच पे भी माननीय भाई साहब जब थे, माननीय मोहन जी ने भी कई बार समझाया कि नहीं इस क्रम में बुलाओ, ऐसा करके बुलाना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि नहीं, हाँ ये लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। तो करत करत अभ्यास के और जड़ में तो हो सुजान, और रसरी आवत जावत है पत्थर पड़त निशान, जो कबीर साहब ने कहा है जी। और एक सबसे बड़ी बात जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि जो पहला आपने जो कहा कि मैं क्या कहूँ आपको, तो आप मुझे फुल्ली पैकेज कह सकते हो। और मैं नहीं कहता छोटा पैकेट बड़ा धमाका, धमाका ही बड़ा है। पैकेट बड़ा है, धमाका तो उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी है वो ईश्वरीय कृपा है बस। और शायद मतलब मेरे पूर्वजों ने कुछ 100 पुण्य किए होंगे, तो 101वें पुण्य में मेरा जन्म अवंतिका में हुआ। ऐसी माँ मिली जिन्होंने मुझे बड़े नाजों से पाला, इतने अच्छे गुरु लोग मिले और इतने अच्छे साथी जो आज मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे जीवन में मेरे साथ हैं और वो मेरे को सहयोग करते हैं या मुझे मोटिवेट करते हैं। सन 2018 के बाद से तो मैं बहुत अलग अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत आगे और आगे मतलब अभी तो बहुत कुछ देखना है और बहुत सारी चीज़ें समझना भी है। अभी तो हमने एक सीढ़ी शायद पार की है, अभी बहुत बड़ा खुला हुआ मैदान है जहाँ पहले आपको रनिंग करना पड़ेगी, फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप बहुत आगे जाएंगे। अभी हमने यह भी सुना है, हमारी जब टीम पॉडकास्ट के लिए हम किसी को बुलाते हैं, कोई गेस्ट को बुलाते हैं, तो हम लोग उसके लिए पहले देखते हैं कि क्या उनका
बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसा है, तो हमें ये पता चला है कि आप राजनीति में भी कहीं थोड़ा बहुत नहीं, आप मतलब कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई संघ से जुड़े हुए हैं, क्या है आप? शाखा में तो 1-2 बार मैं गया और मैं पथ संचलन में भी गया, और क्योंकि प्रायः जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो आपको स्वावलंबन सिखाता है, आपको निडर होना सिखाता है और अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति आपको जागरूक करता है। और वो हर एक चीज़ जिसे हम कहते हैं कि दैनिक मूल्य की जो चीज़ें हैं, माता पिता को प्रणाम करना या सुबह उठ कर के आप क्या प्रार्थना बोलेंगे, ये हमारी परंपरा ही है हमारी। हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, हमें देश के प्रति, हमारी भारत माँ के प्रति हमारी आस्था कितनी हो, ये संघ के प्राय जो शाखाएं लगती हैं उनमें बच्चों को बताया जाता है, उनको प्रार्थना करवाई जाती है, दंड संचलन सिखाया जाता है। वैसे अभी देखा जाए तो आपका किस पार्टी की तरफ ज़्यादा प्रभाव है? मेरा किसी पार्टी की तरफ कोई प्रभाव नहीं है, पर देखा जाए तो मैं आपको फिर साफ बोल दूं, मैं किसी भी पार्टी विशेष का कोई नेता नहीं हूं। मैं कलाकार हूं, ठीक है। है ना। मैं कलाकार हूं और एक कलाकार को सभी सम्मान करते हैं। मुझे अभी कर्नाटक सरकार ने अवार्ड दिया, तो वही वाली बात है कि वहाँ तो अभी कांग्रेस की सरकार है, बराबर। जी। दोनों ने मुझे सरकार अवार्ड कैसे दिया। मुझे कला रत्न पुरस्कार मिला और माननीय राज्यपाल जो थावरचंद जी गहलोत साहब हैं उन्होंने सम्मानित किया और वहाँ की सरकार ने सम्मानित किया और हमको वहाँ के गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा मिला। और ये तो अगर देखा जाए तो फिर इस हिसाब से तो वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। और अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं तो यहाँ तो सर्वभूमि जो है वो गोपाल की है और ये यहाँ तो काम करना है। लेकिन उज्जैन शहर में तो आपको कोई ऐसा मतलब किसी चीज का तमका ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के हैं या आप कांग्रेस के हैं। अभी आपने उज्जैन का नाम लिया, हाँ। तो मैं उज्जैन के एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आने वाले टाइम में भी सिंहस्थ आने वाला है, तो अपना उज्जैन अभी सिंहस्थ के लिए पूरा तैयार है? उज्जैन सिंहस्थ के लिए तैयार है, अभी नर्सरी ट्रेनिंग में है। मतलब जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, प्लान्स बहुत सारे हैं। अभी शायद मुझे कहीं से मतलब क्योंकि मैं भी दैनिक अखबार वगैरह ई पेपर ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि कागज़ की खराबी ना हो इसलिए, तो मैंने भी कहीं सुना है कि 100 करोड़ का प्लान आ गया है या बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा बेसिक जो फोकस होता है, हाँ। अगर आप पूछे तो कि 12 साल में एक बार सिंहस्थ है, बस हमारे उज्जैन का नाम खराब ना हो और हम उज्जैन के लिए, उज्जैन के लोग हैं, उज्जैन वासी हैं, हमको पूरा भरोसा है इस चीज़ का कि जो चारों ओर अभी स्थिति देख रहे हैं आप और जो जल आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं या जो रोडों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि एक प्लानिंग चल रहा है कि मतलब लैंड एक्वायर करेंगे और एक स्थायी शहर बनेगा और ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो उसमें मैं अंदर तक नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मेरा जो है सब्जेक्ट नहीं है। और इसके लिए सरकार और जो हमारे आला अधिकारी हैं यहाँ के, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशित कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं। पर हाँ ये है कि ना मैं सिंहस्थ कर सकता हूँ, जी, ना कोई व्यक्ति सिंहस्थ कर सकता है, केवल बाबा महाकाल ही सिंहस्थ बहुत अच्छा निपटा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी जब हमने देखा 2016 में, तो जो कृपा उनकी बरसी है, तो हम यही कहेंगे कि अब तो उज्जैन के लाल ही प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनका बहुत बड़ा फोकस है कि सिंहस्थ हाईटेक सिंहस्थ होना चाहिए और अच्छा सिंहस्थ होना चाहिए। और अभी माननीय आशीष सिंह जी जो कि पूर्व जिलाधीश उज्जैन रहे हैं, उनको बागडोर दी गई है सिंहस्थ की कि वे देखें। तो जब अच्छे यंगस्टर्स रहेंगे, यंग आईएएस लोग हैं, अच्छी लॉबी रहेगी काम करने वाली। अभी आपने देखा कि इतनी बड़ी सवारी निकलती है हमारे यहाँ नागपंचमी पे, लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो हमारे जो रिसेंटली अभी यहाँ पर कलेक्टर हैं मिस्टर रोशन कुमार सिंह साहब, और जो हमारे एसपी हैं प्रदीप शर्मा जी, आईजी साहब हैं उमेश जोगा जी हैं, और हमारे जो डीआईजी हमारे यहाँ पर उज्जैन में हैं नवनीत भसीन साहब, और एडिशनल एसपीज हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, नितेश भार्गव जी हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सब काम कर रहे हैं, है ना। दीपिका शिंदे मैडम हैं,
और ये सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट को मेनली देखा जाता है, मान्यता दी जाती है। मान्यता दी जाती है। गलियां हैं, सकरी हैं, सकरी है है। ना? तो उसके लिए प्लानिंग ये है, शायद चौड़ीकरण को लेकर के भी बहुत सारा काम चल रहा है। इसके दो पक्ष हैं और मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूंगा। जब तक पुरानी चीज नहीं हटेगी, इसको आप अदरवाइज मत दीजिएगा, जी, मैं जी, किसी जी। के पक्ष में नहीं बोल जी, रहा जी। हूँ, आप बोलेंगे आप बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। जब तक पुरानी चीज खत्म नहीं होगी तब तक नव निर्माण नहीं होगा। हाँ। बराबर। पहले डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, फिर उस चीज को बनना जरूरी है। जब तक पुराना जो उज्जैन है, इसकी जो खासियत है, वो मैं मान रहा हूं कि पुराना उज्जैन होना चाहिए, पर समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ जगह बढ़ रही है, जनता जनार्दन बढ़ रहा है, लोगों का सैलाब बढ़ रहा है। आप देखिए महाकाल लोक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ जो है यात्रियों की संख्या बढ़ी है, हमारे यहाँ देवालयों में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ी है, हमारे यहाँ बिजनेस बढ़ा है। और मेरे हिसाब से आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न यदि आ रहा हो कि बिजनेस को लेकर के कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा बिजनेस हब कौन सा है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ केवल बिजनेस के नाम पर एक ही है, और वो है हमारे महाकालेश्वर। भगवान ही कृपा कर रहे हैं, मैं उनको बिजनेस हब नहीं बोल रहा हूँ, उनकी कृपा है। एक छोटे से छोटे हार फूल बेचने वाले से लेकर के बड़े से बड़े होटल संचालक तक केवल महाकाल के नाम से। से। बराबर। जब भी आप संचालित करते हैं तो कोई भी राजनेता वगैरह आके कुछ बोल जाता है कि मैं ये करूँगा उज्जैन में, ऐसी चीज़ें करूँगा, पर वो हो नहीं पाती है। ऐसे कोई नेता है अपने उज्जैन? ये उससे हमें कोई वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बाद में लोग हमको भी टॉन्ट करने लग जाते हैं। जी, जी। आप तो संचालन कर रहे थे ना मंच पे उस दिन, और वो देखो उन्होंने ऐसा किया, हाँ। और वो ऐसा बोल के गए थे कि उन्होंने ऐसा करना है। तो मेरा उनके लिए एक सबसे बड़ा जवाब ये रहता है कि मेरा काम है संचालन करना, है ना। मेरे मंच पर कोई भी राजनेता आकर के या कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति आकर के अगर 5 करोड़ दान करने की बात करके चला जाएगा, तो मैं उसके लिए मतलब जिम्मेदार नहीं हूँ, और उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी तक का तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन जो जहाँ जहाँ मैंने संचालन किया है या जहाँ मैं संचालन करता हूँ, तो मैं प्रायः इन बातों पे विशेष ध्यान देता हूँ कि मेरे बोलने से किसी को ठेस न पहुँचे, पहली बार। और कोई मुझे एक चीज़ से बड़ी थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना कि किसी का एक माइनस पॉइंट होता है, तो मुझे को समझाना वाला बहुत थोड़ा सा बेकार, मतलब शायद आप इसको गलत वे में ना लें, और मुझे ऐसा लगता है ऐसा करिए ना, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, तो वो ऐसा कर लीजिए भाई, ऑब्वियसली वो जो चाहेंगे वो मुझे करना ही है। तो मुझे समझाना थोड़ा सा मतलब कि अच्छा, समझा वो लोग रहे हैं जो मंच पे कभी खड़े होकर के जिन्होंने संचालन नहीं किया। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि किसी ने आपको कोई काम का बोला कि नहीं ये मेरा नाम लीजिए आप, या आपने उनका नाम नहीं लिया है, तो बाद में आपको धमकी आ रही है कि मैंने आपको बोला था, आपने मेरा नाम नहीं लिया? ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ? होता है, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। अभी महाकाल की सवारी में भी हो गया था। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। तो मुझे, मैं नाम ले रहा था, तो मैंने कहा कि प्राय मैं बाबा महाकाल की सवारी में बाबा महाकाल से बड़े कोई नहीं है, उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने मुझे पर्ची दी, फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया पर्ची को। फिर मैंने फिर उन्होंने मुझे मोबाइल में मैसेज किया, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, और फिर उन्होंने मुझे घंटी मारी, मैंने फोन नहीं उठाया, फिर वो खुद आ गए और उन्होंने जिस तरीके से बोला, मैंने कहा कि नहीं, आपका जो तरीका है बोलने का ये सही नहीं है। आप अगर ये बात प्रेम से बोलेंगे तो मैं बहुत अच्छे लहजे से आपका नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात की हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये जगह बाबा महाकाल के भजन करने के लिए, उनका नाम स्मरण करने के लिए मैं महाकाल का नाम लूंगा, यही हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारा क्षेत्र है और आपको बोलना पड़ेगा ये वो। पर प्राय मैंने ऐसा देखा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये चाहता है कि उसका नाम हो, और वो शायद, मुझे ख्याल से, मेरा तो ये मानना है जब से मैं संचालन करने लगा हूँ कि संचालक के पास में बिना ब्रेक की गाड़ी होती है। अभी कह रहे हैं सीएम आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं सीएम लेट हो जाएंगे, अब आपको 1 घंटा और संभालना है। 1 घंटा केवल यही कहते रहेंगे अब कि नमस्कार, हमारे बीच कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, या नमस्कार, हमारे माननीय अतिथि कुछ ही क्षणों में आएंगे। जनता को बार बार संभाल के रखना, ये कहना और जनता को ये समझा के रखना,
यही तो उसका मजा है। और फिर बीच बीच में आप उनको जयकारे लगवाएं, उनसे कार्यक्रम जो भी कार्यक्रम है उस विषय में बताते रहे, तो कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे आप ही को बोलना है और आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मसाला जी, नहीं जी, है, जी। पर वो बस चल रहा है। आपके लिए सबसे यादगार अभी तक का संचालन, आपने जो आपने मंच को संचालन किया है, वो ऐसा कौन सा ऐसा प्रोग्राम रहा है जो आप हमेशा याद रहेगा आपके जीवन भर? मेरे जीवन में सबसे अच्छा संचालन अगर मैंने किया है तो मुझे शायद याद है, मैं उज्जैन में मैंने माननीय अनिल फिरोजिया जी का जन्मदिन था और उन्होंने दिव्यांगों को कुछ साइकिल वितरण की थी। तो उसमें उस समय के तत्कालिक जो है मुख्यमंत्री शिवराज जी आए थे और एक्चुअली 2 डायर्स होते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, एक पे सीएम बोलते हैं, एक पे नॉर्मल जहाँ से हम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए और मेरे वाले डायर्स पे आकर के जब कहा तो मुझसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मैं आपका डायस यूज़ कर सकता हूँ। अरे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मामा आप तो फिर जब वो जाने लगे तो मैंने उनको कहा आई लव यू मामा जी, तो उन्होंने कहा कि आई लव यू, तो बड़ा अच्छा लगा कि, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर मैंने मंच से कहा कि आई लव यू मैंने पहली बार आपको बोला था, फिर पूरे उसमें सब लोग आपका आई लव यू मामा बोलते हैं ऐसा करके। तो कई बार मंच पे ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जो सामने वालों को भी नहीं मालूम है और मंच के पीछे वालों को भी नहीं मालूम है। कोई ऐसी एक घटना बता सकते हैं आप? ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ घटनाएं ऐसी जो हैं मजेदार हो, जो मजेदार है ना, जैसे कि कई गेस्ट ऐसे होते हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, पर आयोजक की ऐसी इच्छा होती है कि उनसे बुलवाया जाए, बराबर। तो वो हमारी तरफ नहीं बोलूंगा, मेरा नाम मत लेना, फिर हमको धीरे से बुलाते हैं, बोले बुला लेना, तो वो ऐसा रहता है। तो कई बार ऐसा हुआ है और प्राय ये होता है कि कुछ लोग बोलना चाहते हैं लेकिन आयोजक चाहते हैं कि ये बहुत देर तक बोलने लग जाएंगे, तो इनको मत बुलवाना, तो वो भी हमारे लिए बड़ा नासुर हो जाता है कि किससे बुलवाएं और किससे ना बुलवाएं। और ऐसा मतलब प्राय जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी एक फेयर लिस्ट होती है अतिथियों की, विद्वानों की। बस यही एक जीवन का उड़ापोह है। तो मैंने आपके उन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल साफ कह दिया कि क्या मैं एक बहुत अच्छा डांसर हूँ, क्या मैं एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ, क्या मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूँ, या मैं एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ हूँ। अच्छा, हमने यह भी सुना है कि आजकल आप बहुत भक्ति भाव में भी बहुत जुड़ रहे हैं। भक्ति भाव तो जरूरी है जीवन में और सही समय पे लोगों को मालूम पड़ जाए तो ठीक है। मैंने सन 2016 के सिंहस्थ के बाद जब 2017 में माता जी का देहावसान हो गया, तो मैंने सोच लिया कि अब विवाह जैसा जो एक बहुत बड़ा कार्य, जो हमारे 16 संस्कार है उसमें से एक सबसे बड़ा संस्कार होता है विवाह संस्कार। उस विवाह संस्कार को यदि मेरी माता जी के सामने मेरा विवाह हो जाता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं कहीं उनकी सेवा में या कहीं कुछ, वो प्रयासरत भी थी और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी हलचल हुई है कि मतलब कोई मुझे भी पसंद आया, ऐसा नहीं, मेरा भी दिल है और मुझे भी पसंद आया लोग, तो मुझे भी, पर उस बीच जो व्यक्तित्व मुझे पसंद आया वो असमय उसकी मृत्यु हो जाना, और फिर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि नहीं मैं जिसे चाहता था वो अच्छा, ये दुनिया में है ही नहीं अभी? नहीं है, और अच्छा। वो बड़ी मार्मिक स्थिति में वो मुझे मालूम पड़ा कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे दिल से वो चला गया। फिर इस बीच में मेरे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आ गए कि अब मुझे लगा कि अब मैं अकेला हूँ, पर मुझे मेरी मम्मी की एक बात बहुत याद आती है, और वो ये है कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हमारा सुदर्शन कभी भूखा नहीं रहेगा, और इसको चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो चाहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। ये जब आप किसी जगह अकेला महसूस करते हैं, तो मैं अभी बहुत अच्छी बात सुन रहा था, आजकल लोग प्रेमानंद जी को ज़्यादा सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो तो उस जगह भगवान को रख दीजिए, आपकी कमी फुलफिल हो जाएगी। मैंने यही कहा, तो मुझसे कोई पूछता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं महाकाल का बेटा हूँ, हरसिद्धि मेरी माँ है, नगरकोट की रानी और गढ़कालिका मेरी मौसी है सखी, ठीक है, मंगलनाथ मेरे काका हैं, ठीक है, काल भैरव चाचा है,
ठीक है ना। दादा गुरु हमारे बैठे हुए हैं विक्रांत सरकार, ठीक। और हमारे बड़े परिवार में जो लोग हैं वो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारा एक बड़ा भाई भी है जिसको लोग गिबी साहब कहते हैं। जब भी कष्ट होता है तो हमारे बड़े भाई साहब देख लेते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं इस मामले में। और मैं क्योंकि मैं दास हूँ तो मैं नंदी हूँ, मुझे जब जब आदेशित होता है तो मैं अपना कार्य अपने तरीके से पूर्ण रूप से करता हूँ। ये मैंने धारणा बना ली है, तो मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। जैसे जैसे समय चल रहा है ना, वैसे वैसे लोग मिल रहे हैं और लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी हमें आपसे इतनी बात करके पता चला कि आप एक पूरा पैकेज है, सही कहा मैंने? जी जी जी। अब इसमें अभी तक तो हमने आपकी सब बातें सुनी है, हमने हाँ करा, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे नहीं, उज्जैन की आम लोगों के, जनता के भी क्वेश्चंस रहे हैं। अब हम आपके लिए वो क्वेश्चन जो है वो लाना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि सिंहस्थ उज्जैन जो है वो सिंहस्थ 2028 के लिए तैयार है, उसके काम चल रहे हैं, महाकाल मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं। तो क्या आप बताइए, ये सब चीज़ें से महाकाल लोग का जो ट्रैफिक आ रहा है, इतने लोग आते हैं, तो उज्जैन लोकल के लिए क्या सुविधाएं हैं? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि उज्जैन के लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए आधार कार्ड बताना पड़ रहा है कि भाई मेरा घर वहाँ है, पुलिस जहाँ चाहे जहाँ पुलिस रोक रही है। तो उसमें आपका क्या कहना है? नियमित तो नहीं रोक रही, नियमित नहीं रोक रही है, सैटरडे संडे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उज्जैन के लोगों को परेशानी तो आ रही है। वो खैर ये देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस पे एक बहुत बड़ा प्लान लेकर के आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इस पे रिसर्च करवाई है उन्होंने, ठीक है, कि हमारे उज्जैन का यातायात सबसे पहले कैसा सुधरे। क्योंकि यह प्रॉब्लम सिंहस्थ में सबसे ज़्यादा आना है सिटी में रहने वाले लोगों के लिए। बराबर। नए शहर में तो उन्होंने सौगात दे दी है कि यहाँ पुल बनेगा और लोग यहाँ से आना जाना कर सकेंगे। पर जो पुराना शहर है, पुराने शहर में हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं उज्जैन के लिए कि यहाँ अगर 365 दिन में 400 त्यौहार, 200 रैलियां और कम से कम 1000 वीआईपीओ का आगमन होता है। जी जी जी। है ना, गिनती नहीं है उनकी। इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव। तो उन उत्सवों को देखते हुए प्रशासन को अपनी व्यवस्था संभालना पड़ती है। और अभी की तारीख में अगर ये देखा जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई उत्सव है तो वो है सिंहस्थ महाकुंभ, और वो बहुत बड़ा उत्सव है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल का को टारगेट कर रहा है। सो मेनी एनआरआईज आर कमिंग, सो मेनी डिग्निटीज आर कमिंग, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा एक ऐसा सिग्नेचर मार्का जाना चाहिए कि लोग आशा लगा के बैठे हैं कि प्रयाग में जो असुविधाएं थी वैसी असुविधाएं ना हो। प्रयाग में कहीं भी मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा वहाँ कहीं भी रोड पे ऐसे कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं लगे हुए हैं कि इधर जाइए, डायरेक्शंस के लिए, या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, या लगे हों या लोगों ने तोड़ दिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ होना चाहिए था। रास्ता बताने वाले लोग नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग आपने जब प्रयागराज का सिंहस्थ देखा तो आपके हिसाब से यहाँ पे वो चीज कौन कौन सी जो इम्प्रूव हो सकती है? यहाँ से भी हमारे आईएएस आईपीएस गए थे, उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ के लिए पूरा उसको स्टडी किया, वहाँ के क्राउड मैनेजमेंट को स्टडी किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए थे। और मेरा ये मानना है कि जिन लोगों से मैंने सुना है, जो पुराने लोग हैं, कि आपके नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, इन तीनों पे अगर व्यक्ति नहीं जाता है एक बार तो चल सकता है, परंतु वो उज्जैनी में तो आएगा ही। तो इन तीनों जगहों से ज्यादा भीड़ होगी। स्पेस हमारे यहाँ बहुत है ना। देखिए, नासिक में छोटी जगह है, हरिद्वार में थोड़ा सा स्पेस है, प्रयाग में तो नदी के बीच में लगता है अपना कुंभ, नदी को सुखा करके गंगा जी। अपने से ज्यादा जगह प्रयाग में थी, घाट वहाँ के बड़े थे। नहीं, वहाँ परमानेंट घाट नहीं है, पर जब घाट है, बनाए थे उनने। हाँ, पर अपने आके घाट छोटे हैं। अभी मैं आपको एक बात बता दूं जी, फिर आप वही बात आके वापस रुकती है कि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स के विशेष तो नहीं है यहाँ। वैसे मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, और मैं स्टडी करता हूँ उन चीज़ों की
जो मेरी जानकारी के लिए उचित है या मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ, और कोई नहीं पूछे तो अपने मन में रख लेता हूँ। या ठीक पूछता है कोई तो उसको सही जानकारी देना जरूरी है। फिर वही बात आएगी कि आप ऐसा कह रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लगातार अगर देखें आप तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रदेश के यशस्वी, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि शिप्रा से लेकर के जो मुख्य राम घाट है यहाँ से लेकर के पूरा कॉरिडोर एक घाटों का बन रहा है और उसमें वो क्रूज चलाने वाले हैं। अच्छा, शिप्रा में यस, उनका प्लानिंग है कि अगर व्यक्ति शनि मंदिर से क्रूज में बैठा और उसको मान लीजिए मंगलनाथ जाना है तो उसको ये ट्रैफिक का जो है वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होगी। वो क्रूज में बैठेगा और अपना पैसा देगा और वो मंगलनाथ उधर जाएगा। उज्जैन में मतलब मैं भी खुद उज्जैन से ही हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि उज्जैन में हर 15 दिन में या नई 1 महीने में एक नई घोषणाएं होती है। तो वो घोषणाएं होती रहेगी यहाँ पे या फिर कभी कुछ काम बस स्टार्ट होगा? घोषणा करने वाले लोग जो हैं और जो घोषणा कर रहे हैं वो उसी बेस पे घोषणा कर रहे हैं क्योंकि वो दिख रहा है उनको कितना बड़ा सिंहस्थ है। बीच में लोग कह रहे हैं कि रोज जैसे आप बोलते हो हंस रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वो कॉमिक वाली बात कर रहा हूँ कि कोई कॉमिक है या मतलब कि हर बार उसे एक नया ट्रेलर आता है नेक्स्ट कॉमिक में या जाता अरे वाह वाह बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है क्योंकि ये सारे काम ऑन दी फाइल पास हैं, ठीक है, पर एक नियम के अनुसार या एक परंपरा के अनुसार, क्योंकि जन सामान्य तक को भी ये मालूम पड़े। तो हमारे यहाँ रोपवे जो रेलवे स्टेशन से लेकर के महाकाल तक बनना है, महाकाल लोक तक जो रोपवे बनना है वो फाइनल हो गया है। हमारे यहाँ रोडों का जाल बहुत अच्छा होने वाला है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई आईएएस हूँ और ना मैं कोई सिंहस्थ का प्रभारी हूँ। आपने कहीं बड़े मंचों पे अपने को खुद को प्रेजेंट किया है, आपने ऐसा डांस के थ्रू ऐसा संचालित किया है आपने। आप मुझे बताइए कि अभी तक कोई केंद्र लेवल का कोई नेता आपको जो आपका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता चला है कि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा राष्ट्र को लेकर बहुत रहा है, आपका दिल रहा है। हमने पता करा था कि आप जब लक्कड़गंज में रहते थे, आपके जो पुराने दोस्त थे कित भार्गव जी, तो वहाँ पे हमने सुना है कि आप जो है आपको प्रधानमंत्री बनने का बहुत शौक था। वो क्या स्टोरी थोड़ा सा हमें बताइए। प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं था, वो हम लोग क्या बच्चे खेलते हैं जैसे, ठीक है। तो जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मैं और अंकित जो है वो हमारे लैंडलॉर्ड के बेटे हैं, अब तो वो बहुत अच्छी जॉब में शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए, तो उसको सोनू बोलते थे सब, ठीक है, और मैं चीकू, सोनू और चीकू। हम वहाँ पर, क्योंकि वो मेरे पास प्राय नीचे खेलने के लिए आते तो हम यही खेलते थे। तो हमारे खेल बड़े अजीबोगरीब हुआ करते थे कि मैं उनसे कहता था कि भाई तुम राष्ट्रपति बन जाओ, मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। बोले कि क्यों राष्ट्रपति? देखो राष्ट्रपति का काम केवल सिग्नेचर देना है, और प्रधानमंत्री का काम क्या है, वो झंडा भी फहराते हैं। तो हम वो टॉवेल का झंडा बना करके और उसमें फूल डाल के जब चाहे जब 26 जनवरी, जब चाहे जब 15 अगस्त मना लिया करते थे, और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ में, और बिल्कुल की सलामी होगी और ऐसा होगा। और वो सीढ़ियाँ उसके घर की ऐसी, तो ऐसा लगता था वो प्रधानमंत्री जी को हम देखते थे ना, हाँ, टीवी में, कि भाई ऐसे प्रधानमंत्री चढ़ते हैं और ऐसे उतरते हैं फ्लाइट से। उस समय तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम हवाई जहाज में घूमेंगे। अब तो खैर कई बार सफर कर चुके हैं, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से और गुरुजनों की कृपा है कि ऐसा लाल किला होता है, लाल किले की प्राचीर। मेरी मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठाती थी क्योंकि स्कूल मुझे जाना रहता था हरदाकर 26 जनवरी पे। तो मैंने अभी तक अपने जीवन में एक बार भी लाल किले का प्राचीर का झंडा वंदन और कर्तव्य पथ की परेड आज तक मिस नहीं की है, ठीक है। और रंगोली हमारे घर में हर संडे को देखी जाती थी, बड़ा सुंदर शेड्यूल होता था। सुबह शनिवार के दिन मेरी मदर मुझे प्राय जल्दी सुला देती थी, वो फिल्म आती थी तो फिल्म थोड़ा सा देख कर सुला देती थी। और संडे को, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज हमारे यहाँ फीस्ट डे होता था, कुछ अच्छा बनाएगी मम्मी, क्योंकि ऑफिस में होने के कारण उनको भी समय नहीं मिलता था, तो उस दिन कुछ मनपसंद चीज़ें बनती थी। सुबह पोहे, हमारे यहाँ प्राय मालवा में पोहे का अंदाज है, तो बढ़िया गर्मा गर्म पोहे होते थे और हम रंगोली देखते थे। आज भी भले ही मैं कहीं पे भी रहूं या मैं होटल में भी रुका हुआ हूँ कहीं भी, और मान लीजिए संडे आ गया है,
तो मैं संडे को वही 5:30 6 बजे 7 बजे का टाइम है रंगोली का, मैं अपने होटल में भी रंगोली दूरदर्शन पर देखता हूँ। रंगोली मुझे पसंद है। मेरी मम्मी को बुधवार को चित्रहार आता था, वो भी देखना बहुत पसंद था। तो हमारे खेल जो जैसा बच्चे को सिखाया जाएगा, तो घर वाले हंसते थे, भाई कोई चोर पुलिस खेलता है, कोई डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, सितोलिया खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, वो कलर वाला खेलते थे, वो हमारे यहाँ देसी खेल है वो क्या बोलते हैं उसको, साकल डंडा खेलते थे। मालवा का एक अपना अलग अंदाज रहा है। यहाँ पे लोग मतलब छोटी छोटी गलियों में रहते थे, तो वैसे ही था माहौल। और कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब ये था कि हम बड़े कब हो गए, या हमारी परवरिश कैसे हुई है, ये हमसे ज्यादा दूसरे लोग कहते हैं कि अरे तुम ऐसे थे, तुम इतने विद्वान हो गए ना, हमारे सामने ऐसे थे, तुम ऐसे घुमा करते थे। मुझे आज भी याद है, बात निकल रही है तो बता रहा हूँ, कि जब हम स्कूल से आते थे और ये बारिश का समय होता था, तो लाल मस्जिद के यहाँ पे कमर कमर तक का पानी भर जाता था। तो हमारा एक फ्रेंड है संदीप उपाध्याय, वो उसका घर वहीं कोने पे ही है। तो हम वहाँ बैग वैग रख के और फिर बढ़िया कपड़े वपड़े उतार के, मतलब हम चड्डी में ही घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अब खत्म हो गई है, खो गई है कहीं। तो क्या वो आपका प्रधानमंत्री जो बनते थे आप, क्या वो आज भी आपको भी ऐसा लगा कि वो लक्ष्य जो था वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जब से दूसरे फील्ड में आए, ऐसा कहते हैं ना कि पहले ऐसा कहते थे पूत के पांव पालने में दिखते हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं। मैं अच्छा, इच्छा, आप बार बार बता रहे हैं कि आपकी माताजी का आप बहुत कर रहे हैं। हमने सुना है कि आप आपके नाम में कहीं आपकी मम्मी का नाम भी यूज करते, क्योंकि हमने ऐसा देखा है ना कि कई बार, आज मैं भी हूँ तो मैं मेरे पिताजी शुभम अजित सिंह ठाकुर बोलूंगा, तो अधिकतर लोग जो अपने पिताजी का नाम जो है वो अपने नाम में शामिल करते हैं। आपके माताजी का नाम थोड़ा सा आप बताइए कैसे। मैं इंस्पायर हुआ श्री लक्ष्मण पार्वती पटेल, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, समाज सेवी भी हैं, और खबरनामा और एक बहुत अच्छा वो लिखते हैं, पत्र अभी वर्तमान में इंदौर में है, और बहुत बड़े नामचीन व्यक्तित्व है, उनका बड़ा परिवार है, पूरा परिवार उनका। तो वो अपनी माताजी का नाम लगाते हैं पार्वती पटेल, और वो माँ के प्रति बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और लक्ष्मण पार्वती पटेल जी से इंस्पायर होकर के फिर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी मम्मी का नाम लगाऊं। फिर मैंने सुदर्शन रत्नप्रभा अयाचित लगाना शुरू किया, अपने फेसबुक पे सबसे पहले चेंज किया और कंटिन्यू करा उसको। लोगों ने पूछा भी ये रत्नप्रभा गवर्नमेंट का है, मेरी मम्मी का नाम है वो। अच्छा, तो मैं मम्मी का नाम प्राय तो आपसे क्या मतलब, आपका और आपकी जो माताजी का जो एक मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं बार बार माताजी, तो क्या आपका एक रहा है, बॉन्ड रहा है उनके साथ? ये कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन में उनके मतलब बहुत अच्छी दोस्त कह सकते हैं, और बहुत अच्छा जो मतलब क्या हो सकता है, एक मन की जो बात हम जिसके साथ शेयर कर सकें। उनका गुस्सा जितना खतरनाक था, उतना ज़्यादा उनका प्यार था मेरे प्रति। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत मतलब मार्मिक रूप से, जिससे कह सकते हैं छुपा हुआ दर्द हो दिल में, तो उसको छुपाए हुए थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको सामने प्रकट नहीं होने दिया। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मम्मी ने अंतिम समय में भी मुझे परेशान नहीं किया। मतलब जब वो बीमार थी लगातार 6 महीने, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और मैंने कहा कि मैं अपनी जॉब, क्योंकि उस समय मैं देवास में जॉब करता था और प्राय मुझे अप डाउन करना पड़ता था, तो सुबह मुझे जाना है तो मेरा टिफ़िन वगैरह की क्या व्यवस्था होगी है वो सब। तो मैंने भी अपने आप को ऐसा ढाल लिया था कि मुझे, हमने एक मैड रखी थी जो उनकी सेवा करती थी, और वो जो मैड है वो केवल उसका काम ये था उनको खाना देना। खाना तो वो वैसे भी बहुत कम ही खाती थी, और मुझे याद है कि उन्होंने कभी भी ऐसा वो नहीं किया कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं या बीमार हैं। तो धीरे से मतलब बहुत शांत वे में उन्होंने अपना जो है बीमारी को छुपाए रखा, बताया नहीं,
मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी मदर को ये कहा कि मम्मी देखिए अपने यहाँ कोई लड़की नहीं है, वो मुझे ही करना है जो भी करना है आपका। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और जस्ट ईज क्लाइंग रोने लगी वो कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम नहीं करोगे ये। मैंने कहा मैं अपनी जॉब को स्विच करता हूँ और मुझे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी, तो ठीक है। वो ये कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, तू मेरा अच्छा बेटा है तो तुझे जॉब करना चाहिए। उनका ये था कि अगर मैं उधर वो हो जाता, शायद मैं अपना माइंड कहीं, फिर मैं उधर ही पागल जैसे ही वैसा हो जाता या बहुत डिप्रेशन में चला जाता। जिस दिन लास्ट डे फ़ोन आया मेरा, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी, मैं समझ गया कि आज कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई है। मतलब मेरे पास ये था ही नहीं कि मैं घर जाऊँ, कि मैं स्कूल में रुकूँ, क्योंकि 5:30 बजे 4:30 बजे मुझे कॉल आया है। 5 बजे तो स्कूल की छुट्टी होने वाली है, आधे घंटे में तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। मैं घर गया हूँ तो डॉक्टरों की भीड़, मैं घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मैं गाड़ी से उतरा, मैं गाड़ी से उतर के ऊपर गया तो मुझे डॉक्टर लोग डाँट रहे हैं कि तुम अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। तुमको ये जानकारी नहीं है कि तुम मम्मी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर अटल को मैं थैंक्स कहूँगा, डॉक्टर अटल जो हैं उनको, डॉक्टर पुराणिक जो हैं, सीएम पुराणिक साहब उस समय हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भेज रहे हैं और कल आप इनको भर्ती करो। उन्होंने मुझसे कहा, रात में बहुत परेशान हो गया मैं, फिर मैं थोड़ा सा गुस्से में आया कि मम्मी आप मेरे को बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ बोल नहीं पाई वो, मतलब समझा नहीं पाई मुझे। सुबह हुई, एम्बुलेंस आई अपने समय पे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा कि मुझे लेके मत जाओ। तो उस समय मेरे मकान की जो हमारी लैंडलॉर्ड हैं, जहाँ हम मुरीनगर में रहते थे, दो तालाब पे, उन्होंने पूछा, बोले दीदी आपको स्वस्थ होके वापस आना है? तो मेरी मम्मी बोले मैं नहीं आऊँगी अब। तो वो एक वो तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने ही बात की उनसे। मुझे इतना याद है कि जब मैंने गोदी में उठाया मेरी मम्मी को, तो उनका शरीर इतना ज़्यादा दुबली हो गई थी वो, कि वो चीखने लगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो लेटाया मैंने, मैं वहाँ गया, डॉक्टर ने देखा। बीच में रात लोग मिलने भी आए, क्योंकि आईसीयू में भर्ती थी वो, लोग उनसे मिलने भी आ रहे थे। और फिर मैं रात में अचानक सांस चली उनकी, तो मैं खड़ा हुआ, तो उनकी आँख जो बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा, डिसबैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो गई थी, वो बिल्कुल सही हो गई। तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ अब ये सही हो बच जाएगा। जाएंगी और बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक मुस्कुराहट दी। तो मैंने कहा हाँ मम्मी क्या हो गया? मैंने ध्यान से देखा, उन्होंने निडल निकाल ली थी अपने हाथ से, अच्छा। जो लगी हुई हाँ। थी। और मैंने कहा, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं था, तो मैं दौड़, एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति उस समय समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो वो निडल जब उन्होंने निकाल दी वहाँ से, तो वो निडल निकालने के बाद में वो परेशान थी थोड़ी सी, मतलब बहुत। मैं भागा, और भागने के बाद मैंने कॉल किया नर्स को। नर्स आई और नर्स ने करके निडल लगाने की कोशिश की और मुझे पहले बाहर कर दिया। निडल लगाने की कोशिश की, निडल लगाई या नहीं लगाई जो भी। जब मैं गेट पे क्रॉस कर रहा था तो मुझे जोर से एक आवाज़ आई, जैसे सांस लेते हैं क्या, जोर से प्राण निकलते हैं किसी के। तो वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप बुला लीजिए जो भी आपके साथ के लोग हैं। तो आप सोचिए, मैंने तो कभी ये, क्योंकि मेरे सामने मेरे पापा गए भी नहीं थे, तो मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि मृत्यु क्या चीज़ होती है। मृत्यु जैसी चीज़ तो मैंने देखी नहीं ना अपनी लाइफ में। तो मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा मैं, उस समय मुझे बहुत अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि मैं अकेला हूँ अब। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो वो बात कर रही थी मुझसे। तो बोला आप थोड़ा धीरे बोलिए, आईसीयू है ये, और भी लोग हैं यहाँ पर। आप तो जो भी, क्योंकि उनको तुरंत खाली करना पड़ता है। आईसीयू में आप ज़्यादा देर तक लाश नहीं रख सकते। सुबह के 3:30-4 बज रहे थे, मैंने फ़ोन किया सबको। सबसे पहला कॉल मेरे पास लंदन से, मेलबॉर्न से डॉक्टर सरिता मैकहॉर का आया। वो अपने उज्जैन की जानी-मानी सितारिस्ट हैं, क्योंकि मैंने डाल दिया था माय मदर इज़ नो मोर। बोले तेरे पास कौन है? मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं है दीदी। बोले तो चिंता मत करना। फिर मैंने मेरे मामा लोगों को फ़ोन किया, जो मेरे गुरुजी हैं, और सब लोगों को, पंडित माधव तिवारी जी जो हैं हमारे गुरु, वहीं रहते थे पास में, उनको फ़ोन किया। वो सब लोग आए। मुझे कहीं न कहीं इस पूरी जो मैं कथानक आपको कह रहा हूँ, ये कहने में मुझे ऐसा लगता है ना, जो आजकल की जनरेशन है,
वो माता पिता को बहुत लाइटली लेती है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी मदर के जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा परिवार मिल गया। मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ में आज काम कर रहे हैं कि शायद भगवान ने उन्हें मेरे लिए पहुंचाया। मेरे साथ मैं अगर कहूँ तो यहाँ देसाई नगर में एक फैमिली है, मनोहर फैमिली। मैं प्राय शाम को उनके पास जाता हूँ, 1-1.5 घंटा उनके साथ रहता हूँ। मेरी बहन है रोशनी वेमरोट, वो एमटेक किया हुआ प्रोफेसर है, अभी डॉक्टरेट करने वाली है। मेरा दोस्त है प्रिंस वेमरोट, तो वो भी बहुत एजुकेटेड है। उसका पूरा परिवार, उसके दादा दादी, मम्मी चाची, वहाँ तक कि उनके आगे बच्चे सब मुझे उतने ही प्यार से मुझे रखते हैं। एक मेरे साथ साये के साथ मेरे साथ रहता है लक्की, उसको हम कह रहे हैं, लोकेंद्र नाम है उसका। वो ये सब गिफ्ट है भगवान का। हम डांटते भी हैं उनको, हम उनको प्यार भी करते हैं। मैं जिन परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, मैं जिन परिवार से, मुझे यहाँ उज्जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर है रणकेश्वर धाम, वहाँ के जो संस्थापक हैं, हम उनको जे बोलते हैं प्यार से, है ना, उनका नाम है निरंजन जिगर। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि महाराज भले ही हम आपको यूँ ना मिले, लेकिन आखिरी अंतिम समय तक आपका साथ देंगे। ऐसा कहने वाले लोग हैं। मैंने अपना एक दत्तक पुत्र बनाया है, पवन पाठक। ठीक है। मैंने कहा कि भाई अंतिम समय में हांडी तुमको उठाना है मेरी। तो ये बहुत बोलता है, तो व्यक्ति के गूज बम्स खड़े हो जाते हैं कि अरे ऐसा सोच रखा है आपने। तो मैंने अपने जीवन में 4 लोग तैयार कर दिए, है ना। समय आने पे मैं उन्हें उनकी ड्यूटी समझा दूंगा कि अब मेरी स्थिति नहीं है, अब ये तुम 4 लोग हो, 2 को आगे रहना है, 2 को पीछे रहना है, ये मैं समझा दूंगा, है ना। और ये कटु सत्य है बाबू, बहुत कटु सत्य है महाराज। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि महाकाल की नगरी में रह करके यदि आपने ये कटु सत्य नहीं माना, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जहां स्वयं महाकाल है, जहां सुबह 4 बजे स्वयं महाकाल आपको क्या दिखा रहे हैं मालूम है आपको? महाकाल आपको ये दिखा रहे हैं कि 9 महीने तक जो बच्चा गर्भगृह में रहता है, और गर्भगृह में रहने के बाद में, गर्भ में, माँ के गर्भ में रहने के बाद, गर्भगृह ही है वो, उस गर्भगृह में रहने के बाद में जब वो 9 महीने के बाद बाहर आता है और सांसारिक उहापोह में लग जाता है, तो वो जो भगवान से कह के आया कि मैं बाहर आके तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा, तुम्हें पूजूंगा, वो भूल जाता है। सबसे पहले माँ बोलता है, फिर उसे मालूम पड़ता है मेरे मामा है, मेरे काका है, परिवार के लोग हैं। तो वो धीरे 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 जब अपनी अधोगति की तरफ आता है, जब अपनी अंतिम अवस्था में आता है, तो अंतिम अवस्था में आने के बाद में वो उन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। और भस्म आरती जो हमारी है, वो जीव से शिव होने की यात्रा है। जीव को शिव बनाना है, जीव को अपने शिव में विलीन कर देती है। और जब वो भस्म भगवान पे चढ़ती है, तो वो ये साक्षात बताती है कि जिस तरह भस्म भगवान को चढ़ रही है वही सत्यता है। आखिरी में जहां से आप आए हैं वहीं आपको विलीन होना है। आपके वस्त्र भी जो है वो गायब हो जाते हैं। घर वाले भी आपको अग्नि देने के बाद पीछे पलट के नहीं देखते हैं, नहीं देखते। मुखाग्नि इसलिए कहा गया है। उसके बाद में 16 दिन बाद में और व्यवस्थित हो जाता है मामला। और फिर केवल आप साल भर में एक बार, फोटो आपका टंगा हुआ है, साल भर में एक बार आपको कौवे को खिलाना है तो खिलाना ही है, श्राद्ध पिंडदान करना वो करना ही है। तो आप केवल तब के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सत्यता है जीवन की। अंत में मैं एक बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगा कि युवा, उसका उल्टा होता है वायु। तो प्लीज अपने अंदर के वायु वेग को पहचानिए। आपके जीवन में एक जामवंत जरूर बनाइए। समझ रहे हैं मेरा इशारा? जो आपको हनुमान की तरह याद दिलाए कि आप 100 योजन का समुद्र पार कर सकते हैं। क्या मैंने ऐसे कई जामवंत बना रखे हैं जो समय समय पर मुझे बताते हैं, जो समय समय पर मुझे याद दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। मुझे 2 बार कोविड हो गया, मैं स्वस्थ हूँ ना, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, और होई वही जो राम रचि राखा।